Hello everyone. Uh, we are going to discuss now asthma in pregnancy, Dog article 2013. So let's start. अस्थमा 2013 का टॉग आर्टिकल है, कोई ग्रीन टब गाइडलाइन नहीं है इसमें। तो इसके लिए फिर आप टॉग ही करेंगे, कोई और तो इसका सोर्स है नहीं। सो व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, बट ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, अक्यूट नहीं है। अस्थमा में अक्यूट एपिसोड्स हो सकती है, लेकिन इसकी पैथोलॉजी क्रॉनिक है। प्रेजेंटेशन में पेशेंट को ना इंटरमिटेंट एपिसोड्स होती हैं, वीजिंग की, एसओबी की, चेस्ट टाइटनेस, कफ। और यूजुअली देखा गया है कि अस्थमा वर्स हो जाता है नाइट पे। ठीक है, पेशेंट लेटर जो हुआ होता है ना। फिर 10% यूजली प्रेग्नेंट वुमेन में ये पाया जाता है अस्थमा जो है, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन 10% होती है। और प्रिवलेंस इसकी जो है वो 4 to 12% है। अगर कहा जाए कि प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन क्रॉनिक कंडीशन क्या है, वो भी अस्थमा ही है। अस्थमा का जो डायग्नोसिस है, यूजुअली वी डू इट एट FEV1/FVC रेशियो। ये एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, जिसको जिसमें हम फर्स्ट 1 सेकंड में देखते हैं। ये फ्लो रेट, और इसको डिवाइड करते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के साथ। ठीक है, तो अक्सर आपने FEV1/FVC पढ़ा होगा, तो व्हाट इज दिस? बेसिकली ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, दैट्स इट। स्पायरोमेट्री यूजली इज यूज्ड टू डायग्नोज एस्थमा। अस्थमा में मैंने बोला ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वीजिंग है, चेस्ट टाइटनेस है। लेकिन ये तो बाकी और कंडीशंस में भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल्स आपको आने चाहिए प्रेगनेंसी में। डिस्निया के साथ अपार्ट फ्रॉम अस्थमा और क्या है? एंजाइटी है, हाइपर वेंटिलेशन है। इसके अलावा लाइक इंक्लूडिंग एस्थमा निमोनिया भी हो सकता है। थ्रोम्बोम्बोलिज्म में भी चेस्ट पेन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज में भी एसओबी होता है, न्यूमोथोरेक्स है। इसके बाद कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी एसओबी होता है। डायबिटीज में अगर हाइपर वेंटिलेशन होती है डीके के बैकग्राउंड में, तब भी जो है एसओबी हो सकता है। थायराइड में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, स्पेसिफिकली हाइपरथायराइडिज्म में। इसके अलावा एनीमिया में हो सकती है, रीनल डिजीज में हो सकती है ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये सारे डिफरेंशियल हैं डिस्निया के। ठीक है, ये आपके उसके के हवाले से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ जाए तो डोंट टेक इट ग्रांटेड कि ये जो है एसओबी एनीमिया की वजह से, बिकॉज एनीमिया कॉमन है। इट कैन बी ड्यू टू दीज रीजंस। तो आपने बड़ा अच्छे से उससे हिस्ट्री लेनी है ताकि आप डिफरेंशियल एक्सक्लूड कर सकें। अस्थमा और एलर्जिक रिएक्शन में जो कॉमन चीजें हैं, दोनों में वीजिंग और एसओबी और कफ है। लेकिन एलर्जी तो अक्यूट होती है ना, सडन, और साथ में कोई ना कोई ट्रिगर भी होता है। अस्थमा क्रॉनिक है। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये जो डिफरेंशियल्स है उसकी समझ आ जाए। अगर एक पेशेंट प्रेगनेंसी में लाइक एक इसने एयर ट्रेवल किया है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये बजवर्ड है, एम्बोलिज्म। हम्म अच्छा। फिर एक और पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है और एग्जामिनेशन पे एडिमा है और लीवर बड़ा हो गया। हाइपरटेंशन में लीवर बड़ा कब होता है? हार्ट फेलियर्स में। हम्म तो ये बजवर्ड मैंने थोड़े प्रोमिनेंट कर दिए ताकि आप क्विकली स्क्रीन कर लें। अच्छा, फिर अगेन 36 वीक्स पे ट्विन प्रेगनेंसी है और ये टायर्डनेस के साथ आ रही है। बीपी तो ठीक है, इसका सैचुरेशन भी ठीक ही है, पल्स थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन एनीवे सैचुरेशन 98 है, ठीक है। बट व्हाट इज द बजवर्ड? ट्विन। और कब है? थर्ड ट्राइमेस्टर में। ट्विन में क्या होगा? आयरन डिमांड ज्यादा होगी ना, तो क्या होगा फिर? हम्म डी, एनीमिया। अच्छा, फिर अगेन डायबिटीज है और यू कांट पैल्पेट पिटल पार्ट्स, मतलब पोलियो हो गया है साथ में। पोलियो में भी तो पेशेंट को एसओबी होता है ना। सैचुरेशन भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, बीपी भी सही है, तो ये पोली है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में पेशेंट अनवेल है और उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है, कफ भी है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। तो बट यू विल सी।
थोड़ा सा फीवर ज्यादा लग रहा है निमोनिया में, पल्स भी ज्यादा है फीवर की वजह से, राइट। तो यहाँ कोई ना कोई बसबड़ है, फीवर यूजुअली इन सब में आपको निमोनिया में ही नजर आएगा ना। इसके बाद पेशेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है। एनॉमली स्कैन के बाद उसको पता चला कि बच्चा ठीक नहीं है लेफ्ट लिप पे, और उसके बाद उसको पल्स ज्यादा हो गई है, एंजाइटी हो गई है ना, ट्रिगर भी दे दिया इन्होंने, और रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, सिर्फ टैकीकार्डिया हो गया एंजाइटी से। हम्म, तो एंजाइटी के बाद टैकीकार्डिया ऐसे भी हो सकती है, और एंजाइटी का ट्रिगर भी है, एवरीथिंग इज ओके, ये एच हो गया एंजाइटी। तो इस तरह डिफरेंशियल आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। एनीवे प्रेगनेंसी में आपने ना 1/3 का फिगर याद रखना है, 10% तो है तो कॉमन ये प्रेगनेंसी में, लेकिन वर्सन 1/3 होती है, इम्प्रूव भी 1/3 होती है, और हैज नो इफेक्ट ऑन एस्थमा इन प्रेगनेंसी वो भी 1/3 है, तो एवरीथिंग इज 1/3, ये तो इजीली आप याद कर लोगे। ट्रिगर्स आपको आने चाहिए। स्मोकर में ज्यादा एस्थमा की exacerbations होती हैं। एस्थमा तो है ही क्रॉनिक कंडीशन, बट अगर कोई अक्यूट ट्रिगर आ जाए एलर्जी का, पोलन का, हाँ, एक्सरसाइज की है भी, ऑक्यूपेशनल किसी लाइक एक्सपोजर से, चीज से एलर्जी है, पोल्यूशन से, ड्रग से, एस्पिरिन, कुछ लोगों को एनसेड से भी होता है, बी ब्लॉकर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ फूड है जिससे उनको एलर्जीज होती हैं, जिसमें पीनट है। इसके बाद नोज की अपनी लोकल कंडीशन है जो ट्रिगर कर देंगी, गर्ड कर सकता है, या फिर पीएमएस में भी पीएमएस में भी एग्रावेशन हो सकती है, हार्मोनल एग्रावेशन हो सकती है, बेसिकली ये सारे ट्रिगर हैं एस्थमा के। सो तो एस्थमा में ट्रिगर्स तो हमने कर ही लिए हैं, we have done this। तो अब एक और बॉक्स है इसी डॉग आर्टिकल का, कि वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बताएं जो अफेक्ट करते हैं एस्थमा इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो लाइक इंक्रीज इन फ्री कॉर्टिसोल लेवल्स, ये इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स, स्टेरॉइड क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, बस। फिर इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं, स्टेरॉइड सारे ब्रोंकोडायलेटर हैं, तो क्या करेंगे, अस्थमा की जो सेवेरिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हो सकते हैं, इसीलिए जब आपने पीपीएच की मैनेजमेंट करनी है तो ध्यान से इस्तेमाल करना है, कभी भी F2 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 जिसे कार्बोप्लास्ट कहते हैं बिल्कुल नहीं देना। पीपीएच में बड़ा ध्यान से आप हाँ दे सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ऑब्वियसली इंडक्शन करनी पड़ सकती है विद एस्थमा, लेकिन बी केयरफुल, दे कैन दे कैन ऐड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, लेकिन जो नेवर एवर ड्रग है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद पीपीएच हो जाए तो मिलाजोप्रोस्टोल भी दी जा सकती है, दी जा सकती, लाइक केयरफुल होके कॉशियस अप्रोच के साथ, ठीक है, बट एग्जाम में यूजली पूछते हैं क्या नहीं देना, वो F2 है। अच्छा फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि प्लेसेंटल कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं प्लेसेंटल कार्टिसोल कंसंट्रेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद जीन एक्सप्रेशंस बनाई हैं इन्होंने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की, वो भी प्रमोट करती हैं लो बर्थ वेट, एस्थमा में बता रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, वेरियस अदर कंडीशंस की मेडिकेशंस की बता रही हैं, वो भी मेटरनल जो रिस्पॉन्स है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर बस आप ये याद रखें 1/3 कुछ भी नहीं होगा, 1/3 एग्जैचरबेट हो जाएगा इस्तेमाल, और 1/3 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होगा तो क्यों होगा, ये उसकी रीजन है कि स्टेरॉइड्स होते हैं और लाइक कॉर्टिसोल होता है उसकी वजह से, और इंक्रीज होगा क्यों होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग लेबर, और लो बर्थ वेट क्यों होगा उसकी भी मैंने बताई हुई है पैथोफिजियोलॉजी, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी मैनेजमेंट है, ठीक है। पोअरली कंट्रोल्ड एस्थमा से ऑब्वियसली मदर को भी जो है कॉम्प्लिकेशंस होंगी और बच्चे को भी होंगी। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू मोस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा व्हेन यूज्ड इन प्रेगनेंसी। स्मोकिंग वैसी ट्रिगर है तो उसको बंद करना है।
तो मेजोरिटी जो मैनेजमेंट है अस्थमा की प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में सेम ही है। कुछ इश्यूज हैं, आई विल टेल यू लेटर, लेकिन वो भी विद कंसल्टेंट ओपिनियन यू कैन स्टार्ट दोज मेडिसिन। तो व्हाट हैपेंस इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ अस्थमा? अस्थमा कंट्रोल इज मोर लाइकली टू डिटेरियोरेट 60% देन इन द माइल्ड डिजीज। मतलब सवेयर अगर अस्थमा है तो इसमें डिटेरियोरेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू माइल्ड अस्थमा। एक्सरपेशन कब होती है? एग्जाम क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में यूजली 24 से 36 वीक्स के दौरान ज्यादा एक्सरपेशन होती हैं अगर हुई हैं तो। और जो मोस्ट कॉमनली सीन ट्रिगर है वो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन उससे ज्यादा ट्रिगर होती है। ट्रिगर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो लंग का वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन ट्रिगर है। अच्छा, जो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स की जो है पोर एडहेरेंस है वो 29% देखी गई है। तो ये अफेक्ट्स है प्रेगनेंसी में अस्थमा के। अफेक्ट्स ऑफ अस्थमा और प्रेगनेंसी क्या है? ठीक है, अस्थमा क्या करेगा प्रेगनेंसी में? अस्थमा की एसोसिएशन हाइपरटेंशन के साथ है। ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी अ प्रिडिक्टर ऑफ प्रीक्लेम्शिया। और एस्थमेटिक पेशेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं सीजरियन सेक्शन के। पीटर में आयुर्वेद जैसे भी हमने देखा और लो बर्थ वेट है। और ये अस्थमा की मेडिसिन के साथ भी हो सकता है, जैसे जैसे स्टीरॉइड्स यूजर्स में आईयूजीआर हो सकता है अगर वो ओरल पे। नो, नो कमिंग टुवर्ड्स एग्जाम क्वेश्चंस। अस्थमा में अगर एग्जाम में कुछ आएगा ना तो इस टेबल से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट नो व्हाट इज अनकंट्रोल्ड अस्थमा, यू मस्ट नो व्हाट इज acute severe attack, and you must know what is life threatening asthma। जो अनकंट्रोल्ड अस्थमा है उसकी मैनेजमेंट है लाइक स्टेप्ड अप प्रोटोकॉल। अगर पेशेंट स्टेप 1 पे है तो आप स्टेप 2 पे आ जाएं। ठीक है, स्टेप 2 की मेडिसिन ले रहा है तो 3 पे आ जाएं। बट अगर ये अटैक हुआ है फिर इसमें आपने इमरजेंसी केयर करनी है, जो कि इनिशियल डिफरेंट है, फर्स्ट लाइन डिफरेंट है। ठीक है, तो यूजुअली हमने बात की थी ना FE1 और FEC स्पायरोमेट्री की। तो नॉर्मली इट शुड बी मोर देन 70। अगर ये 70 से कम है तो लाइक इट इज नॉट अ गुड कंट्रोल। बट एनी वे एट एनी टाइम इफ इट इज मोर देन 50 इट इज स्लाइटली बेटर। अगर ये 50 से कम होती है तो दिस इज बैड। ठीक है, 50 से कम होती है तो दिस इज बैड। और अगर ये 33% से भी कम होती है ना, ये फ्लो रेट पीक फ्लो, तो ये और भी बुरा है। अच्छा, तो अनकंट्रोल्ड अस्थमा में क्या है? स्पीच पेशेंट की ठीक होगी, एग्जाम में स्पेसिफिकली वो बताएंगे कि बोल ठीक रही है, सेंटेंस पूरे कर रही है, और पल्स भी 110 से ज्यादा नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट भी, फ्लो रेट भी ज्यादा है 50% से, और रेस्पिरेटरी रेट भी जो है वो 25 से कम है। ठीक है तो पेशेंट में सिम्टम्स तो होंगे लेकिन जब फाइंडिंग्स देंगे तो वो इन कट ऑफ से कम होंगी। आपने क्या करना है? स्टेप अप प्रोटोकॉल करना है। However, अगर पेशेंट को acute अस्थमा है या लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा है तो फिर आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, नेबुलाइजेशन करनी है, B2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट है, और इनहेल्ड स्टेरॉइड्स देनी है। ठीक है, तो ये इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट है। फिर आप देखोगे कि फिर आपने उसको ओरल स्टेरॉइड्स पर डालना है नहीं डालना, अकॉर्डिंग टू कि वो पहले क्या इस्तेमाल कर रही है। तो बी केयरफुल। एग्जाम में दो टास्क होंगे, एक तो आपको ये डायग्नोज करना है कि लाइक अनकंट्रोल्ड है जस्ट फ्रीक्वेंट, उसको जो है सिम्टमेटिक हो रही है मोर फ्रिक्वेंटली लेकिन कोई अक्यूट अटैक नहीं है। मतलब वाइटल्स वो आपको देंगे वो पल्स लेस देन 110 है या रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 25 है, और ये जो पीक फ्लो है वो लेस देन मोर देन 50 है, तो ये फिर अनकंट्रोल हो गया ना। अगर ये लेस है, सॉरी अगर टैकिकार्डिया है ज्यादा, टैकिपनिया है ज्यादा और फ्लो रेट कम है, तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि ये पेशेंट, ये तो फिर इसमें तो ऑक्सीजन जाएगी। ये इसकी इनिशियल ट्रीटमेंट है, और इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो नेबुलाइजेशन है विद शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। आराम से आप पिक कर लोगे। तो पहले नंबर पे डायग्नोसिस बनाना या जस्ट अनकंट्रोल्ड है या ये अटैक है। इफ इट इज अनकंट्रोल्ड देन स्टेप अप। ठीक है, इफ इट इज अटैक देन ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन एंड स्टेरॉइड्स। लाइफ थ्रेटनिंग में क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग बेसिकली सवेयर अटैक ही है लेकिन इसमें जो है टैकेकार्डिया के बजाय ब्रैडिकार्डिया हो जाता है, और फ्लो रेट और भी कम हो जाता है, लेस देन 3% तक चला जाता है, साइलेंट हो जाती है, चेस्ट साइनोसिस हो जाता है। तो व्हाट यू विल गिव इनिशियली ऑक्सीजन, फर्स्ट लाइन नेबुलाइजर है,
or you can add IV aminophylline. Oral steroids are intravenous steroids. तो लाइफ स्टार्टिंग में हम इनिशियली आईवी स्टेरॉइड्स देंगे और फिर मेंटेनेंस में इसको ओरल स्टेरॉइड्स बढ़ाएंगे. एंड वी कैन ऐड अमाइनोफिलिन एज वेल. ठीक है, तो याद रखना ये अब आगे क्वेश्चन में है. तो अगर कुछ आएगा एग्जाम में तो वो इसके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में तो पास पेपर में आप देखोगे तो यहीं से आए हुए हैं. तो मैनेजमेंट गोल क्या है? तो पेशेंट ठीक रहे ना, सिम्टम्स ना हो और नींद सही से आए, वो उसको ये रेस्क्यू मेडिकेशन ना करनी पड़े, ट्रिगर्स ट्रिगर ना हो, डिसर्बेशन ना हो, फिजिकल एक्टिविटीज में लिमिटेशन ना हो, लंग फंक्शन अच्छा काम करे, मोर देन 70 मोर देन 80 रहे, और मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो. टोग में तो मोर देन 80 लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, सो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ओवरऑल, जिसमें लाइक हमने मेडिसिन नहीं देनी, बाकी हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एस्थमा मैनेजमेंट, के ट्रिगर से अवॉइड करें. ठीक है. और मेडिसिन जो लेंगे वो कंप्लाइंस के साथ ले, तो फिर लेस लाइकली है कि वो खराब होगी. अब दो बातें हैं कि इम्पोर्टेंट, कि लाइक लिकोट्राइन मॉडिफायर्स का रोल क्या है प्रेगनेंसी में. Leukotriene modifiers are like increasingly used in mild to moderate asthma. Mild to moderate. और इनकी सेफ्टी प्रोफाइल ठीक है. Therefore, due to lack of data in pregnancy, तो हमने क्या करना है? हमने सब्स्टिट्यूट करना है लिकोट्राइन मॉडिफायर्स को विद एन इनहेल्ड स्टेरॉइड्स प्रायर टू कंसेप्शन. अगर एक पेशेंट एक्चुअली कोई टेट्रोजेनिसिटी तो नहीं है इसकी, लेकिन कोई लाइक डाटा भी नहीं है कि ह्यूमन स्टडीज नहीं है, तो इट्स बेटर कि अगर पेशेंट लिकोट्राइन ले रही है तो बिफोर कंसेप्शन चेंज करके स्टीराइड्स पे ले आए. स्टीराइड्स भी इनहेल्ड बेहतर है एज कम्पेयर टू ओरल. इनहेल्ड के साइड इफेक्ट्स मिनिमल मिनिमल है. ओरल स्टेरॉइड्स फ्रीक्वेंटली लें तो पेशेंट को स्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, आईयूजीआर हो जाता है, लीकिंग शिकिंग हो जाती है, पेटम लीकिंग हो जाती है. अच्छा. हाँ, बस ये बताया मैंने. ठीक है. तो अगर लिकोट्राइन पे ही बात जा रही है तो बेहतर है कि आप उसको स्टेरॉइड्स और बी टू एगोनिस्ट कॉम्बिनेशन में दे दें एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी. और ये जो लॉन्ग एक्टिंग बी टू एगोनिस्ट है ना, ठीक है, अगर आपने देनी है तो बेहतर है ये भी कॉम्बिनेशन में दें. दे शुड, इनके साथ आपने क्या देना है? स्टेरॉइड्स और बी टू एगोनिस्ट, मतलब दोनों इनहेलर दें, नेजल रूट से दें. लाबा इसे कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट. आपने विद स्टेरॉइड्स देंगे तो ये टुगेदर अच्छा इनका कंट्रोल होता है. तो ये दो बातें याद रखनी है. अच्छा, स्टेप अप प्रोटोकॉल की हमने बात की थी. स्टेप अप प्रोटोकॉल में क्या होता है? लाइक जस्ट जो आप ये समझने के स्टेजेस हैं अस्थमा की. अगर पेशेंट एग्जर्बेशन की लाइक अनकंट्रोल होने की पहली स्टेज पे है तो उसको माइल्ड इंटरमिटेंट सिम्टम्स आएंगे, ओवरऑल वो ठीक रहेगी. ठीक है. उसके बाद वो प्रोग्रेस करेगी लाइक रेगुलर उसमें प्रिवेंटिव उसमें मेजर्स आपने ऐड करने पड़ेंगे. यहाँ तो माइल्ड इंटरमिटेंट सिम्टम्स थे तो कभी कभार ट्रीटमेंट ऐड कर रहे हो, इसमें आपको रेगुलर प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाना पड़ेगा. फिर थर्ड स्टेप पे अगर पेशेंट आती है तो फिर आपको उसमें लाइक कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देनी पड़ेगी, स्टेरॉइड्स और बी टू एगोनिस्ट. फिर स्टेप 4 है, जो जो यूजली उन पेशेंट में होता है जो जिनमें परसिस्टेंट पुअर कंट्रोल होता है. ठीक है. और 4 में जो है पेशेंट को कॉन्टिन्यूस पुअर कंट्रोल होता है, पुअर, जिसमें फाइनली हमें ओरल स्टेरॉइड पे जाना पड़ता है. तो यूनिट 1 2 3 4 तक जो मेडिसिन हम देंगे वो इनहेल्ड है. ठीक है. 4 भी जाके हम ओरल दे रहे हैं फर्स्ट टाइम स्टेरॉइड्स, तो ओरल स्टेरॉइड देना लास्ट रिजॉर्ट है. ठीक है. क्योंकि इस्तेमाल तो लॉन्ग टर्म कंडीशन है ना, तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स तो नहीं दे सकते, तो फिर हम तब देते हैं जब लाइक किसी भी चीज से पेशेंट कंट्रोल ना हो या पेशेंट को अक्यूट या लाइफ थ्रेटनिंग इस्तेमाल. ठीक है. अच्छा, इस पूरे टेबल में आपने याद रखना, स्टेप 1 में हम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, आपने दूसरा स्किप कर देना है. स्टेप 3 पे हम देते हैं लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट. ठीक है. अच्छा, फिर हम स्टेरॉइड देते हैं. अब देते ही कि अस्थमा में दो ही ऑप्शन है, बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, या स्टेरॉइड्स. तो 1 और 3 में स्टेरॉइड्स, सॉरी, बीटा 2 एगोनिस्ट ही दे रहे हैं.
वन स्टेज पे दे रहे हैं शॉर्ट एक्टिंग और स्किप करें टू दरमियान में से, और थ्री में दे रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग। अब हमारे पास जो स्किप किया था वो टू है और फोर है, तो फिर इसमें क्या करना है। टू में फिर हम देंगे शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड स्टीराइड्स, और फोर में क्या देंगे लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड स्टीराइड्स। ठीक है। तो वन और थ्री लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग बीट, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग बीट टू एगोनिस्ट। टू और फोर में, टू में शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट डोज या स्मॉल डोज स्टीराइड, और फोर में हाई डोज स्टीराइड, और सब में फोर तक इनहेल्ड या नेजल रूट से देंगे ड्रग्स, और लास्ट स्टेज पे आप ओरल दें। ठीक है। अच्छा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। बेसिकली एग्जाम में वो आपको कहेंगे पेशेंट ये ड्रग खा रही है साल्बुटामोल और टेर्बुटालिन, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी स्टेप पे है। तो साल्बुटामोल और टेर्बुटालिन अगर खा रही है तो समझो ये स्टेप वन पे है, क्योंकि ये ब्रांड नेम है बी टू एगोनिस्ट का, शॉर्ट एक्टिंग बी टू एगोनिस्ट का। अगर वो कहते हैं कि बैक्लोमिथासिन या बीडीसोनाइड ले रही है तो ये स्टीराइड है, और ये स्मॉल डोज स्टीराइड्स है 400 माइक्रोग्राम। ठीक है, 200 से 400 माइक्रोग्राम। फिर अगर एग्जाम में वो कहीं सालमीट्रोल या फोरमीट्रोल, ठीक है, तो ये बी टू एगोनिस्ट है लेकिन नॉन एक्टिव है। राइट। तो ये याद रखना। स्टेप फोर पे जब हम आते हैं फिर फिर हम ट्रीट नहीं करते खुद से, हम एमडीडी अप्रोच इसमें ऐड करेंगे, रेस्पिरेटरी फिजिशियन और कंसल्टेंट को ऐड करेंगे। ठीक है। ये भी ज्ञान क्वेश्चन है। स्टेप थ्री के बाद क्या करना है, एमडीडी अप्रोच है। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक पेशेंट जो है वो लाइक एस्थमा के साथ आई है और उसको ओकेजनली वो सिम्टोमेटिक हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो जो उसके फाइंडिंग्स वो देंगे उसमें वो टैकिकार्डिक टेक्निक नहीं है, और उसकी सैचुरेशन भी ठीक है, और जो फ्लो रेट है उसका पीक फ्लो रेट वो भी ज्यादा है 50% से। तो ऑब्वियसली इसमें स्टेप अप प्रोटोकॉल करना है ना। तो अगर वो 400 पे है तो इसका मतलब है कि वो स्टेप टू पे या थ्री पे आ जाए, आप उसमें जो जो भी ऑप्शन हो जिसमें साल्मेट्रोल या फॉर्मेट्रोल हो वो दे दें। ठीक है। गॉट माई पॉइंट। जो स्टेप थ्री है वो कॉम्बिनेशन में होता है, ये मैंने अभी आपने देखा था ना कि जब भी आपने लॉन्ग एक्टिंग बी टू देने हो तो एड ऑन थेरेपी करें और इनहेल स्टेरॉइड्स भी दें। ठीक है। जब स्टेप थ्री पे स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी डोज जो है वो 800 माइक्रोग्राम है, और अगर स्टेप फोर पे है तो इनमें जो डोज है वो 2000 माइक्रोग्राम है। तो इस डोज से भी अंदाजा जाएगा कि पेशेंट कौन सी स्टेज पे है। ठीक है। अगर मैं कहूँ एक पेशेंट स्टेरॉइड्स ले लिया 2000, तो ये फोर पे है, इसके बाद क्या बचता है, ओरल स्टेरॉइड्स बचते हैं ना। अगर एक मैं कहूँ कि एक पेशेंट 800 माइक्रोग्राम स्टीराइड्स ले लिया इनहेल्ड और साथ में ले लिया साल्मीट्रोल, तो ये कौन सी स्टेज पे है, थ्री पे। नेक्स्ट क्या करना है, एमडीडी करनी है, और एमडीडी विल ऐड इंक्रीज डोज स्टीराइड्स जो कि 2000 माइक्रोग्राम तक हो सकते हैं। तो अब इस टेबल को मैंने थोड़ा इजी किया है, ओरिजिनल टेबल तो ऐसे नजर आएगी आपको। ये है स्टेप अप प्रोटोकॉल। स्टेप वन पे क्या करना है, शॉर्ट एक्टिंग बी टू, फिर दो स्टेप टू स्किप करें, और स्टेप थ्री में क्या करना है, लॉन्ग एक्टिंग बी टू। लॉन्ग एक्टिंग बी टू अकेले देना है, उसमें ऐड करना है इनहेल स्टेरॉइड्स। ठीक है। इसी तरह अगर स्टेप टू की बात करें तो शॉर्ट डोज या स्मॉल डोज स्टेरॉइड्स देने हैं, फिर ये स्किप करें थ्री, और फिर फोर में क्या देना, हाई डोज स्टेरॉइड्स अलोन देते हैं। वी कैन ऐड लिकोट्राइन रिसेप्टर हियर नाउ। ठीक है, विद कंसल्टेंट ओपिनियन। तो ये इसके फोर है, और फाइनली जो लास्ट है उसमें हम क्या दे रहे हैं, हाई डोज इनहेल्ड स्टीरॉइड्स पे अगर पेशेंट मेंटेन हो रही है तो हम इसको स्विच कर देंगे ओरल पे। ठीक है, ऑब्वियसली विद रेस्पिरेटरी फिजिशियन इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अब ये पढ़ो। स्टेप वन क्या था, माइल्ड इंटरमिटेंट इस्थमा। टू में क्या था, जिसमें हमें रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी देनी पड़ती है, वो टू स्टेप है। थ्री में क्या है, एड ऑन थेरेपी है, स्टीराइड और लाबा टुगेदर दे रहे हैं। फोर में क्या है, ये परसिस्टेंट पोर कंट्रोल है। फाइव क्या है, कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स, ये स्टेप फाइव पे है। ठीक है। साल्मिट्रोल और टर्बिटालिन स्टेप वन पे है, ये शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बी टू एगोनिस्ट है। बैक्लोमेथासिन विडिसिनाइड और डोज इसकी ये देखो 400 माइक्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली टू से टू ये इसकी रेंज है। यहाँ तक हम इनहेल्ड स्टेरॉइड्स दे सकते हैं स्टेप टू में। इससे ज्यादा देंगे, हम्म, इससे ज्यादा देंगे तो ये फिर 2000 तक है, और कॉम्बिनेशन में अगर दे रहे हैं तो तब भी 800 तक दे सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं इनहेल बी लाबा के साथ स्टेरॉइड्स। ठीक है। अगर एक पेशेंट स्टेप टू
पे है और नहीं कंट्रोल हो रही, तो फिर हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन देनी है, लाबा देनी है। लाबा से मुराद क्या है, साल्मिट्रोल फार्मिट्रोल, और साथ में ऐड क्या करेंगे, साथ में ऐड करेंगे इसको हम स्टीराइड्स। ठीक है। तो ऑप्शन है, ये है कि या तो कंटिन्यू करें लॉन्ग एक्टिंग बीटा बी टू एगोनिस्ट और इंक्रीज कर दें स्टीराइड की डोज, या फिर लाबा को स्टॉप कर दें और डोज को इंक्रीज कर दें। ठीक है, यूजली अभी आपने टॉक आर्टिकल में पढ़ा है कि ये बेहतर है कि कॉम्बिनेशन में कीजिए। और अगर यहाँ भी पेशेंट नहीं ठीक होगी स्टेप 3 तक, और यू आर जंपिंग टूवर्ड स्टेप 4, तो बिफोर स्टार्टिंग हाई डोज स्टीरॉइड्स जो कि 2000 माइक्रोग्राम तक है, एमडीटी को इन्वॉल्व करें, रेस्पिरेटरी फिजिशियन को इन्वॉल्व करें। ओके, patient should start treatment at the step most appropriate to the initial severity of their asthma। मतलब एक पेशेंट अगर अनकंट्रोल्ड है तो स्टेप अप कर रहे हैं, और अगर अक्यूट अटैक के साथ है तब तो कोई फायदा नहीं है ना उसको डोज ज्यादा कम करने का, तो इमीडिएटली ऑक्सीजन दो उसको, नेबुलाइज करो। अच्छा, अब इधर आ जाओ। ये एक सिचुएशन है जिसमें अब डिलीवरी सूट में है, 30 वीक्स प्रेग्नेंट पेशेंट आई है इस्तेमाल के साथ, एसओबी है, बीजिंग है, टेकिकार्डिया 98 है, मतलब 110 से कम है। ठीक है। तो बट वट शी इज टेकिंग सालमिट्रोल, और सालमिट्रोल ले रही है। मैंने बोला था ना, सालमिट्रोल जब भी पेशेंट लेगी तो उससे आगे क्या है। हम्म अभी आप देखो, अगर पेशेंट सालमिट्रोल ले रही है ना, तो उससे आगे क्या है, आप स्टीराइड पे जाओगे, मतलब वो स्टेप 4 पे है। स्टेप 4 के बाद तो स्टेप 5 आएगा, स्टेप 5 में क्या है, ओरल स्टीराइड। ठीक है, तो बस ये इजी हो गया। ये पेशेंट भाई सालमिट्रोल ले रही है, ठीक है, साथ में थियोफैलिन भी ले रही है, वो भी हम स्टेप 4 पे ऐड करते हैं। तो इन सारी ऑप्शन में जो है हमारे पास दिस इज अवर साल्बिटमोल 2.5 मिलीग्राम नेबुलाइजर एंड प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम ओरली फॉर 5 डेज। ठीक है, ये याद कर लो कि अगर पेशेंट साल्मिट्रोल पे है तो नेक्स्ट इज ओरल स्टेरॉइड्स। रोज इसकी हम 40 से स्टार्ट करेंगे। तो टू कॉफ ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। प्रेडनिसोलोन बेसिकली हमारे पास है अच्छा, इसमें साल्मिटोल 5 mg है, जो एक्चुअली वो जो ले रही है ना साल्ब्यूटामोल, वो वैसे ही लेती रहेगी। ठीक है, और क्योंकि आप स्टेरॉइड की डोज तो ज्यादा कर ही रहे हो, तो फिर आप इसमें इस तरह से भी कंटिन्यू करोगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अभी जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, मैसेज ये है कि यू मस्ट नो कि पेशेंट कौन से स्टेप पे है। साल्मिट्रोल मीन स्टेप 4, स्टेप 4 के बाद आगे क्या है, प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मोर फ्रीक्वेंट शॉर्ट डोजेज होती है इसकी, मल्टीपल डोजेज पर डे। और क्योंकि इस पफ पे तो ये है ही, तो इस पफ को ज्यादा नहीं करना, एक नई चीज हमने ऐड करनी है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेप स्टेरॉइड बनती है। फिर हाँ, हमारी पेशेंट की डेट थी ना, इधर थी ना साल्मिट्रोल पे, तो साल्मिट्रोल स्टेप। तो एग्जाम में ना, अगर ब्रांड नेम्स आ रहे हैं तो बस याद रखना, साल्मिट्रोल जो है वो लाबा है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा बी एगोनिस्ट है। फ्लूटिकिसोन और ये विडिसोनाइड ये स्टीरॉइड्स हैं। प्रेडनिसोलोन ओरल स्टीरॉइड है, नेजली ओरल। और ये साल्ब्यूटामोल बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग है, साबा है, शॉर्ट एक्टिंग बी टू एगोनिस्ट है। ठीक है। तो अगर पेशेंट सिर्फ साल्ब्यूटामोल ले रही है और नहीं ठीक होगी, तो नेक्स्ट किस पे जाएगी, स्टीरॉइड्स पे जाएगी ना। वो कौन से थे, शॉर्ट एक्टिंग, फ्लूटिकोनिजोल, सॉरी बेक्लोमेथासिन एंड ब्यूटिसिनाइड, ये यूजली शॉर्ट एक्टिंग है ना, हो तो फ्लूटिकोसोन भी। अच्छा, अगर पहले ही ब्यूटिसिनाइड और बेक्लोमेथासिन ले रही है टिल 800 माइक्रोग्राम, तो फिर क्या करना है, 3 पे जाना है। 3 में क्या है, 3 में कॉम्बिनेशन है, लाबा भी और साथ में वी कैन ऐड स्टीराइड्स। ठीक है, साल्मिट्रोल क्या है, ये लाबा है। तो ये याद रखना एग्जाम में, बस ये एक टिप है, एक ब्रांड नेम याद रखनी है कि वो कौन से हैं, साबा है कि लाबा है, फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन से स्टेप पे है।
लेबर एंड डिलीवरी में बस आपने बीपीएच के ध्यान से वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ना हो, F2 अल्फा नहीं देनी, और बाकी अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स देनी है तो केयरफुली देनी। एनसेड्स यूजली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन अगर पेशेंट टॉलरेट कर रही है और कोई ऑप्शन नहीं है तो एक्सेप्टेंस सिचुएशन में दे सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर एक पेशेंट रेगुलर ओरल स्टेरॉइड्स पे है तो फिर लेबर में आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है। वुमेन हु हैव बीन ऑन रेगुलर ओरल स्टेरॉइड्स तो फिर लेबर में वो स्टेरॉइड्स कंटिन्यू रखेगी। बाकी एल्बोमेट्रिन, सेंटोमेट्रिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन में काज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, और हम कॉशन से इनको देंगे, और जो एब्सोल्युटली नहीं देना वो एफ है। फिर अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इस पेशेंट को क्या है, 14 वीक्स पे आई है। अभी मजा आएगा आप लोगों को। See, ये क्या ले रही है, ये स्टीराइड ले रही है, इनहेलर 400 माइक्रोग्राम। 400 हमने कहाँ पढ़ा है, स्टेप 2 तो पढ़ा है ना। ठीक है। और साथ में ले रही है शॉर्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट ट्वाइस अ मंथ। शी हैड नो रिसेंट हॉस्पिटल एडमिशन, और कभी आईसीयू में एडमिट नहीं हुई, बस वो एक्सट्रीमली कंसर्न्ड है, दैट्स इट, कि ये जो मैं इनहेल्ड ले रही हूँ स्टीराइड्स, इससे क्या होगा। स्टेप 2 पे है और ठीक है। और इनहेल्ड से मैंने आपको बोला ना, कोई खास मसला नहीं है, प्रॉब्लम ओरल से होती है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारी ऑप्शन पढ़ने के बाद आप इसको रीशो कराएंगे। ठीक है। ऑप्शन सी, continue with the current medical regime and reassure that there are no adverse effect of inhaled steroids or short-acting B2 agonists. What my point? इस पूरे सिनेरियो में उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो जो ट्रीटमेंट ले रही है वो लेती रहेगी, और जो बस बड़ा वो ये है कि शी इज एक्सट्रीमली कंसर्न। तो आपने रीश्योर कराना है कि इनहेल्ड स्टीरॉइड से कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आ जाओ। फिर वो एक पेशेंट है, 34 वीक्स पे आई है, एसओबी और वीजिंग है। ठीक है। और वो क्या ले रही है, साल बीटेमोल और साल मीट्रोल एंड बैकलोल। मैंने आपको ना साल मीट्रोल पे है तो स्टेप 4 पे है। स्टेप 4 के बाद नेक्स्ट स्टेप तो स्टेप 5 है जिसमें ओरल स्टेरॉइड्स हैं। बट ये इसमें एक और भी चीज छुपी हुई है, और वो ये है कि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 110 है। अब इसको क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी सॉरी पल्स मोर देन 110 है, रेस्पिरेटरी रेट भी 25 से ज्यादा है, क्या बोलोगे, ये कंडीशन क्या है, अक्यूट अटैक है ना। तो अक्यूट अटैक में इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होती है, इनिशियल ट्रीटमेंट तो ये है ना, प्रॉप अप करें, ऑक्सीजन दें और सप्लीमेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और अगर वो कहीं इसकी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट किया है तो बेसिकली स्टेप 4 पे है, इस पे ठीक नहीं है तो स्टेप 5 पे जाएंगे और ओरल प्रेगनेंसी देंगे। तो इफ इनिशियल दे आस्क, दिस इज ऑक्सीजन। अक्यूट अटैक में जो फर्स्ट लाइन है वो पूछें तो वो नेबुलाइज्ड साल्बिटामोल है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। और अगर इसकी रेगुलर यूज के लिए पूछें तो फिर स्टेरॉइड्स के पास जाएगी। तो 3 कीज बनेंगी इसकी, और यहाँ जो के बाद इनिशियल है तो विल चूज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इनिशियल। ओके, नेक्स्ट अगेन 16 वीक्स के पेशेंट है और साल्बिटामोल इनहेलर ले रही है, फ्लो रेट भी 65 है। ठीक है। तो नहीं, इसको जरा पढ़ लेते हैं। आपको इतनी रीड करें इसको ड्राई कफ है जो कि वर्स हो रही है 4 वीक से, और शी इज वेकिंग अप बिकॉज ऑफ कपिंग एट नाइट, और उसको एसओबी भी चल रही है, मतलब सिम्टोमेटिक है। ठीक है। अस्थमा भी है और साल्बिटामोल इनहेलर दे रही है, और एग्जामिनेशन पे वीज है इसको। तो व्हाट इज दिस, स्टेप अप प्रोटोकॉल पे जाना है ना। और स्टेप अप प्रोटोकॉल हमें क्या बताता है, साल्बिटामोल पे है, शॉर्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट है, तो आगे फिर हमने स्टेप 2 पे क्या देना है, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड स्टीरॉइड, वो कौन से हैं। हम्म इन सब में शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड स्टीरॉइड यही है, बैक्लोमेथाजोन। और डोज भी लेस देन 800 तक है, क्योंकि 800 तक तो हम दे सकते हैं ना स्टेप 2 पे। ठीक है। बेसिकली जो लैडर है उसमें तो 400 से 800 तक है, यू विल सी, लेकिन इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो इजी हो रहा होगा ना अब आपको प्रैक्टिस करके। नहीं, 200 भी, हाँ सॉरी, 200 भी इसमें आता है, बट रेंज इसकी 400 से 800 तक है। तो अक्यूट अस्थमा क्या होता है, एक तो रेफर करना है हॉस्पिटल में। ठीक है, क्योंकि इट कैन एंड इनटू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और क्या देना है इनिशियली, सब ऑक्सीजन देनी है इन टू ऑल हाइपोक्सिमिक पेशेंट विद अक्यूट सिवियर अस्थमा, ताकि उनकी सैचुरेशन मेंटेन रहे 95 98 तक। ये हमारा एम है अक्यूट अटैक में। और फिर फर्स्ट लाइन कौन सी है,
हमारी फर्स्ट लाइन शॉर्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट है, जो कि यूजली हम हाई डोज देते हैं इन एक्यूट एस्थमा। और फिर हम उसको स्टीरॉइड्स देंगे जिस प्रोटोकॉल पे है, जिस स्टेप पे है, फिर उससे उस step ऊपर चले जाएंगे। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो सी आपने ना, अगर अगर आप लोग केयरफुली एक तो ये टेबल कर लो कि अनकंट्रोल में स्टेप अप पे जाना है, अक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग में आपने ये इनिशियली ऑक्सीजन देनी है, स्टेप फर्स्ट लाइन आपने B2 एगोनिस्ट इनहेलर देने हैं, और 3 पे आपने स्टेरॉइड ऐड करनी है, या वो ऑप्शन में नहीं है तो जिस स्टेप पे है उस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है। तो और फिर ये टेबल है, ये वाली टेबल। और फिर इसको ड्रिल करके हमने काफी एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझ आ गया अच्छे से। साल्बिटोमिल ले रही है तो बैक्लोमिथेसिन पे जाना है। 400 माइक्रोग्राम अप्रोप्रिएट है, बट 200 से 800 तक हम दे सकते हैं। और अगर इसमें भी कंट्रोल नहीं है तो फिर कॉम्बिनेशन में देते हैं स्टेरॉइड और B2 एगोनिस्ट। ठीक है। उस पर भी कंट्रोल नहीं है, मतलब साल्मेट्रोल या फॉर्मेट्रोल पे भी कंट्रोल नहीं है, सॉरी साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल स्टेप 3 बनता है, इस पे भी कंट्रोल नहीं है तो फिर आप MDD और रेस्पिरेटरी फिजिशियन पे जाएंगे। ठीक है। और साल्मेट्रोल और फ्लूटिकेसोन दोनों ले रही है तो फिर आपने पहले से पे जाना है। यहाँ साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल है, यहाँ साल्मेट्रोल और फ्लूटिकेसोन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि समटाइम वो आपको कहेंगे कि पेशेंट कोई स्टेरॉइड ले रही है और वो डोज ना उसकी है लाइक 2000 माइक्रोग्राम। तो जैसे ही वो डोज बताएंगे आपने समझ जाना है कि हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं। वो ना भी कहें फ्लूटिकेसोन या वो साल्मेट्रोल पे है, वो ना भी कहें, मतलब ये तो हमारा है ना कि इन पे साल्मेट्रोल और फ्लूटिकेसोन पे है तो हम स्टेरॉइड पे जा रहे हैं। अगर वो ना भी कहें और वो कहें कि कोई स्टेरॉइड है जो कि इतनी हाई डोज ले रही है, तो इट्स मीन कि वो स्टेप 4 पे है और आपने स्टेप 5 पे जाने का डिसीजन है, स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लो डोज स्टार्ट करते हैं और फिर मिनिमम डोज पे उसको हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हो जाती है तो फिर उसको स्लाइटली टेपर ऑफ भी करते हैं। ठीक है। अगर एक पेशेंट लाइक ओरल स्टेरॉइड ले रही है और उससे पहले वो स्टीरॉइड कोई इनहेलर भी ले रही थी, तो इनहेलर इनहेलर बंद नहीं कर देना, वो ट्रीटमेंट में ऐड ऑन करना है। यहाँ आप देखिए ऐड ऑन है। इट इज नॉट लाइक दैट कि इसमें इनहेल B2 एगोनिस्ट पे कंट्रोल नहीं है तो हम इनहेल 4 डोज या स्मॉल डोज स्टेरॉइड दे रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चीजें ऐड हो रही हैं इसमें, अगर इस पे कंट्रोल नहीं है तो इसमें मजीद ये ऐड करना है, इस पे नहीं है तो इसमें ये ऐड करना है, ये नहीं है तो इसमें ये ऐड करना है, तो इसलिए बच जाएगी इनहेल्ड बी विद ओरल। ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रैटेजीज करेंगे हम स्टेरॉइड को मिनिमाइज करें ताकि इसके साइड इफेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म यूज के साथ हैं वो कम रहें along with MDT. Let me know if you are understanding my point. Okay, so let's practice more. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, ये पेशेंट है नली पैरस, मतलब प्राइमी है और 14 वीक्स पे आई है और इसको जो है अस्थमा है और इनहेल्ड स्टेरॉइड्स ले रही है 400। 400 कौन से पे है? हम्म। तो हम कर भी चुके हैं ना, एक्सट्रीमली कंसर्न थी, हम कर चुके हैं सोल्यूशन प्लान कर चुके हैं, कर चुके हैं। क्वेश्चन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन we have covered them. ये क्वेश्चन पहले ही कवर हो गए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्थमा। अच्छा, पिछले निम्न के टॉपिक्स में ये टेबल मिसिंग था, ये मैं फिर करा देती हूँ इस्तेमाल के साथ।
कि एनीमिया के साथ सभी पेशेंट आएगा ना, तो स्टेप वाइज आपने क्लिनिकली इवेल्युएट करना है और क्लिनिकल रफ गेस करना है कि एनीमिया है या नहीं है, या एनीमिया की कौन सी काज है, ढेर सारी काजेज में से। ठीक है, काज भी ढूंढना भी एनीमिया है या नहीं, और फिर ये भी देखना है कि कौन सा एनीमिया है। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन पे आ जाना है। सबसे पहले सीबीसी करनी है। सीबीसी से भी आपको गैस ही होगा ना कि लाइक एमसीबी का क्या है, एमसीएच का क्या स्टेटस है, थोड़ा सा गैस कर लेंगे कि लाइक एमसीबी भी छोटा है, एमसीएचसी नॉर्मल अगर थैलेसीमिया होगा। ठीक है, गैस वर्क कर लेंगे, बट डायग्नोस्टिक क्या है वर्कअप, वो आप इनिशिएट करेंगे आफ्टर पेरिफेरल फिल्म। पेरिफेरल फिल्म पे लाइक माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है। ठीक है, और विद लाइक ज्यादा है रेटिक्स, तो वो थैलेसीमिया की तरफ पिक्चर जा रही है। और अगर रेटिक्स कम है तो वो पिक्चर जा रही है हमारी थैलेसीमिया की तरफ, एनीमिया की तरफ। तो इन सब में जो डायग्नोस्टिक वर्कअप है, वो आपको जो गैस करेगा वो पेरिफेरल फिल्म सही तरीके से गैस करेगा एज कम्पेयर टू इंडिसीज। अगर इंडिसीज में और मॉर्फोलॉजी में कभी भी एक चूज चूज करना होगा टाइपिंग ऑफ एनीमिया, ऑलवेज चूज पेरिफेरल फिल्म और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पे अगर माइक्रोसिटिक पिक्चर है तो डायग्नोस्टिक वर्कअप सारे माइक्रोसिटिक एनीमिया की कासेस का होगा। मैक्रो है तो फिर उसका होगा, मिक्स्ड है, समटाइम मिक्स्ड भी होता है कि कुछ सेल छोटे नजर आते हैं, कुछ बड़े नजर आते हैं। जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो जाए, तो फिर दोनों का कंबाइंड वर्कअप होगा। ठीक है, तो मिक्स्ड में फिर इंडिविजुअलाइज प्लान, लाइक सीरम फेरेटिन भी होगी और फिर रेड सेल प्लेट भी देखेंगे। नेक्स्ट एक और मैंने ऐड की है इसमें, जब हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे फिर सीबीसी पर देखना है हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है। लेट्स सपोज अगर हीमोग्लोबिन 10 है तो फिर अदर सेल लाइंस देखें। ठीक है, वो भी लाइक देखें तो प्लेटलेट्स ठीक है, सारी सेल लाइंस ठीक है, सिर्फ आरबीसी कम है तो एनीमिया है। एनीमिया की और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स में हेमाटोक्रिट भी आ जाता है। ठीक है, हेमाटोक्रिट भी एनीमिया में कम होता है। फिर आप इंडिसेस देखें, इसमें से मोस्ट सेंसिटिव एमसीएचसी है, लेकिन टाइपिंग के लिए एमसीवी यूज करती है। बेसिकली एमसीवी एमसीवी प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और एक होता है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइल्यूशनल एनीमिया। डाइल्यूशनल एनीमिया में आपके इंडिसेस खराब नहीं होते कभी भी। ठीक है, एचबीबी विद इन नॉर्मल लिमिट रहती है। अच्छा, फिर जब आपका इंडिसेस खराब है तो पेरिफेरल फिल्म देखें। और पेरिफेरल फिल्म फर्स्ट सेंसिबल मार्कर है जिससे आप आपकी मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। तो आस्क व्हाट थिंग कैन चेंज मैनेजमेंट इन दिस वर्कअप, पेरिफेरल फिल्म मॉर्फोलॉजी, क्योंकि बट इफ ओनली मैक्रोसाइटिक सेल्स आर यू आर नोटिसिंग, तो फिर तो आप सिर्फ फोलिक एसिड या बी12 का वर्कअप कराओगे ना, फिर तो फेरेटिन के पीछे नहीं पड़ोगे। और अगर माइक्रोसिटिक है तो फिर फेरेटिन कराओगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन यूनिट में लेस देन 10 हो तो अनीमिया, हेमाटोक्रिट लेस देन 36 है तो अनीमिया, और आरबीसी काउंट अगर लेस देन 4 हो तो ये भी अनीमिया है। ये हेमाटोक्रिट आरबीसी काउंट एंड डायरेक्ट मेजर्स हैं, और हीमोग्लोबिन डायरेक्ट मेजर है एनीमिया का। ठीक है, तो और आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत कहाँ, हाँ यहाँ दिक्कत पेश आ रही थी सैचुरेशन की, तो मैंने इसका एक और कार्ड बनाया है कि अगर वाकई ओरिजिनल एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन भी, सारे इंडिसेस भी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी भी, हेप्सिडीन भी, सीरम आयरन भी, और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी, ये सब कम हो जाएगा। और ज्यादा क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब एनीमिया हो गया ना, कैपेसिटी बढ़ जाएगी फिजियोलॉजिकली एनीमिया आयरन को बाइंड करने की, ताकि हम निकल सके एनीमिया लाइक कंडीशन से। और जो जो ट्रांसफेरिन है प्रोटीन, वो भी बढ़ जाएगी, और रेसिप्टर्स भी बढ़ जाएंगे कंपनसेट करने के लिए कि हम एनीमिया से जान छुड़ा सकें। ठीक है, तो ये एनीमिया की मिसिंग चीजें थी। लेट मी नो इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी।